ठीक, अब बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा कि हम काम किस पे कर रहे हैं, रिजिड बॉडी पे कर रहे हैं, ठीक है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होगा कि वन डायमेंशन में एक सीधी रेखा के अलोंग अगर मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यार एक और दिक्कत है ये तो, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने बोला था कि इट इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी 1D में होगा और एल सिंगल डायमेंशन ऑफ लेंथ को स्पेन करेगा। तो ऐसा मोशन जिसमें एक ही डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन का यूज हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन 1D। इसके बाद बात आती है मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कोज एंड इफेक्ट ऑफ मोशंस ऑफ बॉडी। अगर किसी भी मोशंस ऑफ बॉडी, किसी बॉडी, कैसी बॉडी का, एक रिजिड बॉडी का कोई मोशन हो रहा है, उस मोशन की स्टडी कर रहे हैं किस हिसाब से कि उस मोशन के पीछे कॉज क्या है और उस मोशन के होने से इफेक्ट क्या आया उसके सराउंडिंग्स में। तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक। अब मैकेनिक्स के दो पार्ट होंगे बेटा, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा वो मैं पहले बता देता हूँ। दो पार्ट क्या होंगे, एक तो फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स, सेकंड वन इज डायनेमिक्स। एक सिर्फ इफेक्ट्स के बारे में कंसीडर करता है कि मुझे कोज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो मर्जी कोज हो, बट इफेक्ट्स के बारे में मैं ध्यान रखूंगा, दैट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक स्टडी में भी ओनली एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ द मोशन, मोशन के होने से क्या क्या इफेक्ट आए, दैट वी स्टडी इन द काइनेमेटिक्स। इसके बाद दूसरा है डायनेमिक्स, ये क्या करती है कोज ऑफ मोशन के बारे में। अब कोज ऑफ मोशन क्या होगा कि मोशन होने की वजह की क्या रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी सम फोर्स, है ना, कोई ना कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तभी आप स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी को चेंज कर सकते हो। स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी की, उसकी इनर्शिया की कौन सी स्थिति है, कौन सी उसकी स्टेट है, आप उसको चेंज तभी कर सकते हो व्हेन देयर इज सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के ऊपर कोई बाहर से लगने वाला फोर्स होगा, नंबर एक बात। एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ ना कि बाहर से लगने वाला, आउटसाइड द बॉडी। और दूसरा दैट इज अनबैलेंस्ड, कि वो उसको कोई काउंटर बैलेंसिंग फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ, फर्स्ट वन इज द कि बाहर से लगने वाला अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, और उस फोर्स की वजह से ही वो उसकी स्टेट ऑफ इनर्शिया, यानी कि उसकी इनर्शिया की कोई भी जो स्थिति होगी, दो दो स्टेट्स हो सकती है ना इनर्शिया की, बताओ किसी को याद है तो बताओ, नहीं मैं बताता हूँ। व्हाट आर द टू पॉसिबल स्टेट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, व्हाट आर द टू पॉसिबल स्टेट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी? अरे बताओ समझदार बच्चों, inertia सिंपल of है। motion, हाँ देखो बता दिया गुंजन ने, inertia of स्टेट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। motion. तो उसको बोल दो या तो गतिमान है या फिर स्थिर है, यानी कि या तो बॉडी रुकी हुई है या फिर इट इज इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बट मोशन में है ना। वेलोसिटी चेंज करना या फिर, देखो मोटा मोटी क्या है, स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करना इज द चेंज इन वेलोसिटी। इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स आल्सो इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इनर्शिया इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा हो सकता है कि एक जगह पे रुकी हुई है, तो देन इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इनर्शिया की स्थिति को चेंज करने के लिए हमें अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम उस फोर्स के बारे में भी चिंतित हैं, इफ वी आर कंसिडरिंग दैट फोर्स आल्सो इन अवर स्टडी, देन इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स। तो ये स्टडी होगी जो कोज के बारे में भी चिंतित है, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स। दूसरा होगा कि मुझे कोज से कोई लेना देनी नहीं है, आई एम ओनली अबाउट इफेक्ट्स ऑफ द मोशन, जो मोशन होगा उसके इफेक्ट्स के बारे में आई एम ओनली कंसिडरिंग, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स, ठीक। बहुत बेसिक है, याद रहे तो अच्छा, ना रहे तो और अच्छा, कहीं नहीं आएगा काम। देन वी आर, जब फिर उसके बाद मैंने बताया आपको देयर आर टू स्टेट्स ऑफ इनर्शिया, द फर्स्ट वन इज स्टेट ऑफ मोशन। अब देखो सिंपल है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं ही पढ़ा देता हूँ। मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन पोजिशन, if an object changes its position with respect to its surrounding with time then it is called as motion। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने आसपास की सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन बोल दो उसको, ठीक। दूसरा बोलोगे रेस्ट,
कि उसके आसपास की चीजों के हिसाब से इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड एज रेस्ट। तो उसको मैं बोल दूंगा कि इट इज इन रेस्ट पोजीशन। हाँ, बोलो ऋतिक। ऋतिक डाउट है? ठीक है, अब मेरे को बताओ, जैसे मैंने यहाँ पूछ रखा है आर यू एट रेस्ट। जब आप ऐसे कंप्यूटर के आगे बैठे हो या फोन के आगे बैठे हो तो पढ़ रहे हो मेरा चेहरा देख के इधर कहीं, तो आप अभी रेस्ट पे हो कि मोशन में हो? सर रेस्ट। रेस्ट। रेस्ट सर ठीक है। सर रेस्ट। अब हम लोग पोल करेंगे इस क्वेश्चन का, पोलिंग करेंगे। जितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर यू वी आर एट रेस्ट, तो वो हैंड रेज करो। ठीक है, रेस्ट वाले आ गए 19 बच्चे। ठीक है, और इतने जो बोल रहा है कि वी आर इन मोशन, वो हैंड रेज करो। जो खाली ये बोल रहे हैं कि सर वी आर इन मोशन। ऋतिक और वैशाली। अच्छा, ऋतिक ऋतिक और हर्षिता। अरे एक ही बच्ची है हर्षित। अबे जो बोल रहे हैं वो तो हैंड रेज रखो, जिनको ये लग रहा है कि वी आर इन मोशन। अरे चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं अकेला हूँ जो बोल रहा हूँ वी आई एम इन मोशन। मैं तो खैर दोनों ही बोल रहा हूँ। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि मैं रेस्ट पे भी हूँ और मैं मोशन में भी हूँ। ये मैं हूँ, मैं दोनों आंसर्स के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, सर तो एक की साइड लो, दो पक्ष नहीं बोल सकते। नहीं, दोनों के पक्ष में हूँ, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो मैं इन दोनों के पक्ष में हूँ, यानी कि मैं सबके पक्ष में हूँ। तुम्हारे जो बोल रहे हैं कि सर आई एम एट रेस्ट, तो भी मैं बोलूंगा ठीक है सही बात है। कोई बोलेगा सर आई एम इन मोशन, तो भी मैं बोलूंगा सही बात है। ठीक है, अब हम लोगों को यही चीज समझनी है, हम लोगों को यही चीज समझनी है कि वी आर एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन साइमल्टेनियसली। हम एक साथ रेस्ट पे भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं, है ना। रेस्ट पे भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। देखो दोनों चीजों में एक एक चीज कॉमन आई है, वो क्या बोलते हैं बेटा? सराउंडिंग्स, है ना। मोशन में भी बात आई किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग्स। रेस्ट में भी क्या बात आई? विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग्स। अब मैं सराउंडिंग्स क्या ले रहा हूं? अगर तो मैं टेबल और चेयर और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर फोन या फिर नोटबुक जो आपका पेन वैन है उसको मैं सराउंडिंग लूं, तो ऑब्वियसली आई एम एट रेस्ट विद ऑल दीज थिंग्स, है ना। अभी मैं आराम से बैठ के पढ़ रहा हूं, तो दिस मीन्स आई एम सिटिंग एट ए फिक्स्ड स्पॉट, एक जगह पे बैठा हुआ हूं। और टेबल रखी है या फिर फोन रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आई एम एट रेस्ट, राइट। बोलो। अरे अवंतिका बोलो। सर एक चिता की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है ना, तो उसने कहा कि सर को बता देना, इसलिए। इक्षिता को लिंक शेयर कर दो ना, उनको कर पाओगे? सर अ, लिंक शेयर है ना ग्रुप में, बट उससे नहीं हो रही है ज्वाइन। काम करो तुम, ये जो चैट बॉक्स में लिंक डाला है ये कॉपी करके शेयर कर पाओगे तुम, या फिर मेरे को वो मैसेज करते तो मैं उनको भेज दूंगा डायरेक्टली। सर रुको, मैं करती हूँ। मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ बेटा लिंक ना, ये वाला आप कॉपी करो और ये वाला खाली भेज दो उनको, क्विक से आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला जो लिंक है ना, ये यूसीटी वाला, ये इससे हो जाएगा। ये फिर से डाल रहा हूँ। तो जो नीचे मैंने मल्टीपल टाइम्स पेस्ट किया ना, ये वाला कॉपी करके उनको भेज दो, हो जाएगी ज्वाइन। तो हाँ, हम डिस्कशन कर रहे थे कि मोशन एंड रेस्ट। तो मैं बोल रहा था कि यार जिस टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है, उसके हिसाब से आप रेस्ट में हो, बिल्कुल सही बात है। अगर आप उसके अलावा चीजों को सराउंडिंग मानो, फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ के बाहर कोई चीज है, अर्थ के बाहर मान लो देर इज मून, हमारे पास मून है ना, तो मून के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो क्या आप मोशन में हो? यस क्या आप सर। मोशन में हो? यस सर। क्योंकि देखो अर्थ का तो बेटा ये आपने पढ़ा है कि कितना 33.5 डिग्री पे ऐसे टिल्टेड होती है, और ये कंटिन्यूअस रोटेशन में है। इट इज इन कंटिन्यूअस रोटेशन। अब रोटेशन को आप सेंस करने के लिए क्या करोगे कि किसी न किसी बाहर, उससे बाहर की कोई चीज, आप मून के ऊपर बैठ गए, मून पे बैठ के आपने देखा कि भाई अर्थ जो है, इधर देख रहे हो मून पे, देखा आपने कि अर्थ तो है रोटेट कर रही है या कि अर्थ घूम रही है। तो अगर मुझे मून पे बैठ के या उससे अर्थ के बाहर से कोई आदमी देखेगा, कोई बंदा देखेगा कैसे भी, तो वो ऑब्जर्वर जो आउटसाइड अर्थ होगा, क्या उसके मैं कंटिन्यूअस रोटेशन में हूं?
यस उसके सर। हिसाब से तो मैं कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा हूँ ना, जो बंदा मेरे को बाहर से देख रहा है। तो अब मेरा डिपेंड ये करेगा कि मैं ये बोलूँ कि आई एम एट रेस्ट या फिर आई एम इन मोशन, तो वो ऑब्जर्वर मेरा कहाँ पे बैठा हुआ है उस पे मेरा निर्भर करेगा कि मैं क्या बोलूंगा कि आई एम एट रेस्ट और आई एम इन मोशन, आई एम एट रेस्ट और आई एम इन मोशन। अब देखो दोनों बात सही हो गई कि मैं रेस्ट पे भी हूं मैं मोशन में भी हूं, बट सराउंडिंग्स क्या है या फिर ऑब्जर्वर कहाँ पे है उस हिसाब से आइदर ऑफ द स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो आपने क्या, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेटा आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो, तो आपने क्या किया, आप खुद ऑब्जर्वर बन गए, ठीक है, और आपने अपनी आसपास की चीजों को देखा कि यार मेरे आसपास की चीजें मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम एट रेस्ट। तो ये 100% सही बात है, एकदम 100% एकदम सही बात है। अब कोई बच्चे सोचेंगे कि यार पता नहीं मैं वैसे तो इमोशन में ही हूँ, तो यानी कि अगर मेरे को कोई ऐसे मूवेबल ऑब्जर्वर देखे तो उसके हिसाब से मैं मोशन में होऊंगा। देखो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगले उस पर लूंगा मैं। अब अगर कोई स्पेस से देखे, ये तो आपको दिख गया कि यार कोई स्पेस से देखेगा तो उसके हिसाब से आई एम इन मोशन। अगर मैं अपने हिसाब से खुद को देख रहा हूँ और अपने आसपास की चीजों से हिसाब लगा रहा हूँ कि यार मेरे आसपास की चीजें मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही हैं, दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मी, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं उनके हिसाब से मूव नहीं कर रहा। तो दिस मीन्स यू आर एब्सोल्युटली एट रेस्ट कंपेयरिंग द नियरेस्ट सराउंडिंग्स, है ना। अब इसके ये जो हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे हमारे दो आउटपुट निकले। एक तो क्या है, एवरीथिंग इज मूविंग, सो मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर मूव हम ये बोलें कि मूव कर रहे हैं या फिर रेस्ट पे है, तो कंबाइंड प्रॉपर्टी किसकी है, ऑब्जर्वर की एंड ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जर्वर अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो दैट इज इन रेस्ट। तो ये सब चीजें बहुत आसान है, आपने पढ़ी होंगी। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो एब्सोल्यूट के दूसरा टर्म क्या हुआ, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव रेस्ट। तो एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं हो सकता, कोई एक ये नहीं दावा कर सकता इस पूरे यूनिवर्स में कि आई एम एट अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर द पास्ट, एक सेकंड के लिए भी नहीं बोल सकता कि मैं एक फिक्स्ड पॉइंट पे हूं। क्यों है भाई, तुम क्या बोलोगे कि ऐसे नहीं बोलते कि एक भी क्या बोलते थे कि आप मतलब आप अपने यूनिवर्स में ऐसा नहीं बोल सकते ना कि यार आपके आसपास यूनिवर्स घूम रहा है, यू आर एट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो यही चीज है कि आप एक सेकंड के लिए भी नहीं बोल सकते कि आई एम एट एन एब्सोल्यूट रेस्ट, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड कुछ ना कुछ तो चीज होगी जो आपके हिसाब से मूव कर रही होगी। तो उस चीज के ऊपर अगर ऑब्जर्वर जाके बैठ जाए तो वो बोलेगा यार तुम तो मोशन में हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर नथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन। तो देखो अभी ये दिख रहा है आपको कुछ, एक बच्चा है पेड़ के नीचे, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर बस मूव करती हुई गई, अरे चल ही नहीं रहा, वीडियो नहीं आ रही ना तुम्हारे पास, नो सर। नहीं पहुंचा तुम्हारा, रुको नो आ सर। गई, अभी आया, रुको रुको इसका कुछ इलाज करता हूँ यार, ये थोड़ा डिलेड चल रहा है, मजा नहीं आएगा। जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा था वो ज्वाइन कर पाया अभी, जिस बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा था स्टूडेंट का। हाँ ठीक है ठीक है। देखो लिंक हमेशा यही रहेगा, लिंक चेंज नहीं होता है, वो मैसेज चेंज होता है बस, हम लोग अलग अलग से मैसेज भेज देते हैं रोज, बट लिंक वही है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, सेम ही लिंक है, रोज वही होता है। तो टाइम टेबल के हिसाब से जिनके इशू आता है ज्वाइन करने में, उस लिंक को सेव करके रख लो, उस पे आ जाओ, ठीक है। हम्म। हाँ अब दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये जो स्टूडेंट है, ये बच्चा बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, अब बस है, अगर बस इसके साथ मूव कर रही है? अरे
ठीक है, तो ये पेड़ के नीचे बैठा बैठा देख रहा है इस बस को, तो बस इसके हिसाब से मूव करती हुई चलेगी ना, बस इसके हिसाब से जो है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो ये क्या बोलेगा कि द बस इज इन मोशन, वो बोलेगा द बस इज इन मोशन, क्योंकि बस ने इस ऑब्जर्वर के हिसाब से पोजीशन चेंज कर ली। द बस मूव्ड अवे फ्रॉम ट्री, ट्री से दूर गई बस, ठीक है। द पर्सन इज कंपेयरिंग द पोजीशन ऑफ द बस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द ट्री, पोजीशन ऑफ ट्री, और ऑब्जर्वर देख रहा है कि यार पेड़ के हिसाब से जो बस है उसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो रेफरेंस या ओरिजिन के हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि ट्री इज रेफरेंस, अगर मैं ट्री को रेफरेंस ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि ट्री के हिसाब से पोजीशन चेंज हुई किसकी, बस की, तो ऑब्जर्वर बोल रहा है कि मैंने देखा कि बस इज इन मोशन, ठीक। अब देखो ऑब्जर्वर बैठ गया बस के ऊपर, ऑब्जर्वर बैठ गया बस के ऊपर, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, बस चलेगी आगे, ठीक है, तो वो बोलेगा कि यार बस तो नहीं चल रही, क्या बोलेगा, बस के ऊपर बैठ रहा है तो बस की पोजीशन क्या ऑब्जर्वर के हिसाब से चेंज हो रही है, यस सर। नहीं बस की पोजीशन बेटा, ट्री की पोजीशन तो चेंज हो रही है, ट्री तो पीछे जा रहा है, पर बस की पोजीशन यस देखो ना, सर, बस के नो ऊपर सर वो नहीं हो रही बैठा थी। हुआ है तो उसको लग रहा है बस नहीं चल रही है, तो इससे क्या लगेगा, इसको ये लगेगा कि ट्री मूव्ड अवे फ्रॉम द बस, कि ट्री गया दूर, ठीक है। अब कंपेयर करेगा किसकी, ट्री की और बस की पोजीशन को, तो फिर भी बोलेगा कि यार हाँ, अगर ओरिजिन में लूं किसको, ट्री को, अगर ये ट्री मेरा ओरिजिन रहे तो दिस मीन्स की देयर इज मोशन, है ना, हम यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है, मोशन में। बट अगर ये खुद ही ऑब्जर्वर बन जाए और सिर्फ बस को देखता रहे तो क्या बोलेगा कि बस की कहीं मोशन नहीं हुआ, बस में देर इज नो मोशन, तो बोलेगा बस रेस्ट पे है, किसके रिस्पेक्ट में, मेरे खुद के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बस रेस्ट पे है। और ट्री के रिस्पेक्ट में अगर ये दोनों को देख रहा है, अगर ये ट्री को ओरिजिन मान ले रहा है, यहाँ पे 0 0 ले रहा है कि दिस इज द ओरिजिन, अब ओरिजिन के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, बस ने पोजीशन चेंज करी है ट्री के हिसाब से, तो ट्री पीछे चला गया और बस आगे जा रही थी, तो ये हो सकता है क्या, मोशन। अब दोनों चीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड केस में देखो, अगर ये सिर्फ बस को देखता रहे तो दिस मीन्स ये बोलेगा बस इज एट रेस्ट, और अगर ये ट्री को और बस दोनों को एक साथ देखने लगे तो ये क्या बोलेगा कि बस इज इन मोशन, बोलेगा ना। यस सर। अगर ये इसको देखता रहे तो ये बोल देगा कि बस इज एट रेस्ट, और ये दोनों को, ट्री को देखता रहे और बस को भी देखता रहे तो ये बोलेगा कि यार बस इज इन मोशन, तो वही बस थी, वही एक ही बस है, वही कंडीशन है, वही सिचुएशन है, वही ऑब्जर्वर है, बट बस इज साइमल्टेनियसली एट रेस्ट एज वेल एज इट इज इन मोशन, तो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। तो ऐसा हर एक ऑब्जेक्ट के साथ होगा, जैसे हम बैठे हुए थे अपनी टेबल के ऐसे कंप्यूटर के आगे, हम ऐसे बैठे हुए थे, ठीक। अब हम क्या थे, हम कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में तो हम कहाँ थे, रेस्ट पे थे, और वही अगर बात करें कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कहाँ थे, ये देखो अर्थ बेकार सा बना है, तो इसके हिसाब से वी वर इन मोशन, अगर हम बाहर से देखें तो दोनों ही चीजें हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, और एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होगी। at a given point every object will be in some kind of motion with respect to some other object, तो उसी के अंदर हम रेस्ट भी ढूंढ लेते हैं, उसी में मोशन भी ढूंढ लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन, दे जस्ट डिपेंड अपॉन द टू थिंग्स, किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, फर्स्ट वन इज observer and the second one is object, first one is observer and the second one is object, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की कंबाइंड प्रॉपर्टी है हमारा मोशन, ठीक है। नहीं खुल रहा वो पुराना स्लाइड जो दिखा रहा था मैं। अब ये बताओ कि ये दोनों बात इसकी सही हुई ना, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, क्यों भाई, बोथ ऑब्जर्वर्स आर करेक्ट, इसकी दोनों सिचुएशन जो हमने देखी वो दोनों की दोनों सही थी, जो ये बोल रहा था कि बस रेस्ट पे है वो भी, जो ये बोल रहा था बस मोशन में है वो भी सही था, तो बोथ ऑफ द ऑब्जर्वर आर करेक्ट, और दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, इससे हमें पता चला कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसी हिसाब से हमारा मोशन रहेगा, हमारा एक होगा रेफरेंस पॉइंट और दूसरा होगा जो ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे हमारा रहता है कि हम डिफाइन करेंगे वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज इन रेस्ट। और अगर कंप्लीट सेंटेंस बोलने लगे कि अगर पूरी बात बोलनी है तो पूरी बात क्या होगी भाई, पूरी बात विल बी वी विल नॉट यूज रेस्ट एंड मोशन एज अ सिंगल टर्म, हम कभी भी रेस्ट और मोशन का टर्म यूज ना करें तो बहुत बढ़िया। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव रेस्ट या फिर रिलेटिव मोशन तो वो
थोड़ी कंप्लीट बात होगी, वो थोड़ी पूरी बात होगी, है ना। आधी अधूरी बात क्या होगी कि द बस इज एट रेस्ट, या फिर पूरी बात होगी द बस इज एट रेस्ट विद दिस रेड कलर बॉय। ये अगर लाल कलर का बच्चा है जो ऊपर बैठा हुआ है, टेस्ट देने जा रहा है इसके ऊपर बैठ के, अब इसके रिस्पेक्ट में बोलूं कि द बस इज एट रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस रेड कलर बॉय, तो मैं दिख ही नहीं रहा है रेड कलर बॉय, मैंने बना भी दिया इधर। तो इशू है यार। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि यार इट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ सम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, और उसके हिसाब से अब रेफरेंस पॉइंट अब ले लेते हैं। ये स्लाइड हमने पहले भी देखी थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जस्ट व्हेन वी वर स्टडिंग यूनिट वेक्टर्स। तो हमने देखा था कि एक 3D स्पेस में क्या रहेगा, कोई भी, अब रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं भाई, हम ओरिजिन डिफाइन कर रहे हैं। ओरिजिन में क्या होगा 0,0,0, अगर ये तीनों चीज 0 है तो दैट वी विल टेक एज ओरिजिन, या फिर हम कहीं भी किसी भी रैंडम पॉइंट पे 0,0,0 लेंगे और उसके हिसाब से पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे। अब यही देखा था एक्स वाई जेड, ये सबको पता है, यहाँ आई कैप था, ये जे कैप था, ये के कैप था, बस यही ध्यान रखेंगे। और पी इज द पॉइंट जिसका हमें निकालना है क्या, कोऑर्डिनेट्स, या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर। आर क्या था, इट वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक, बस ये ध्यान रखो। इसके बाद करते हैं मोशन की, मोशन कितने टाइप का हो सकता है। 1D जो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे क्या है, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सिर्फ एक ही डायमेंशन या फिर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे कि एक्स, सिर्फ एक्स ही सफिशिएंट है ये सब सारा के सारे मोशन को स्टडी करने के लिए। तो ऐसा मोशन क्या हो गया, इट इज कॉल्ड एज 1D मोशन, या फिर बोलते हैं कि इट इज स्पैनिंग ओनली वन डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक। फिर हो सकता है 2D, 2D क्या होगा, मोशन इन ए प्लेन, इससे अगला चैप्टर जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, यहाँ से उठाएंगे ऐसे और ऐसे जाएगा चुई करता हुआ ऊपर ये, फिर ये सब स्टडी करेंगे। इस पे दोनों साइड वेलोसिटी लगेगी, एक वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्लेनर मोशन, एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 2D मोशन या फिर प्लेनर मोशन। तो ये क्या स्पैन करेगा, एक लेंथ का ये डायमेंशन रखिए, तो L2 पे खेल होगा इसका सारा, ठीक। उसके बाद आती है 3D मोशन की, रैंडम मोशन है। अब कहीं भी मैं किसी भी चीज को रैंडमली कहीं फेंक दूं तो 3D मोशन ऐसा होगा जिसमें कि तीनों के तीनों डायमेंशन रिक्वायर्ड होंगे, एक्स एक्सिस वाला भी, वाई वाला भी और जेड वाला भी। तो सच अ मोशन इज कॉल्ड एज 3D मोशन। तो अभी इस चैप्टर का स्कोप सिर्फ कहाँ पे है, 1D मोशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे मोशन को मैं बोल रहा हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर 1D मोशन, ठीक। अब हो गई बात ये, इसके बाद देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ किसी को पता है तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली, बस वही बता दो उससे हो जाएगा। सर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत और अच्छी बात बोली है, हाँ सही है। और डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल जो हम एक्चुअल पाथ ट्रैवल करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। बिल्कुल, एक्चुअल पाथ ये होता है और ये होता है स्केलर और ये होता है वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, या फिर इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब मैं गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक पॉइंट से, ये मेरा स्कूल था, ये मेरे एक दोस्त का घर था, ये दूसरे दोस्त का घर था, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फ्रेंड 1, ये फ्रेंड 2 और ये मेरा स्कूल, ठीक है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, टहलता टहलता गया, पहले इधर इधर घूमता घूमता गया फ्रेंड 1 के पास, फिर इसको बोला चल भाई टाइम हो गया है स्कूल का, चलते हैं, ठीक है। फिर हम दोनों यहाँ से निकले ऐसे इधर उधर, फिर इधर आए, इसको भी उठाया, फिर गए स्कूल। तो अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट विल बी द, जो रेड कलर का पाथ बन गया, इसकी अगर मैं लेंथ ले लूं तो दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट विल बी कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अगर मैं सीधा एक पोजीशन वेक्टर लूं, यहां से उठाया स्टार्ट से
और एंड तक गया, मेरी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, यानी कि ये वाला वेक्टर, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये स्कूल मेरा डेस्टिनेशन था, तो इसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस से जनरली डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ना भाई, सीधा सीधा। अब इसमें पहाड़, नदी, जो मर्जी कुछ भी आए, चाहे मुझे पहाड़ चीर के जाना पड़ो या फिर मर जाऊं तो मेरी आत्मा को उसके बीच में से गायब होके जाना पड़ो, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही होगा यस सर। डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी होगा, 3D में कोई बच्चा ऐसे नहीं सोचेगा कि अभी एक बार 3D में और देख लेते हैं। पहाड़ से बात आ गई मुझे याद, मान लो मैं यहाँ पे हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, मुझे इधर जाना है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है जहाँ पे मुझे जाना है। इसके बीच में ऐसे पहाड़ है पूरा, ये पूरा पहाड़, ज्यादा बेकार बन गया यार, ये अच्छी ड्राइंग क्यों है यार मेरी। रुको, एक ही बनाते हैं, ज्यादा नहीं, एक पहाड़ बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, इसके बीच में पहाड़ है। बनाएंगे। हाँ, अब बताओ कि यहाँ पे जो वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्या ये होगा, देखो क्या डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि सर इधर गया मैं बिल्कुल, और फिर बिल्कुल यहाँ से टाइम वेस्ट करते हुए बिना यहाँ आ गया, ये ग्रीन कलर। सर नहीं, नो सर, ये नहीं होगा। ये सीधा नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा भाई, चाहे पहाड़ को चीरते हुए जाना पड़े मुझे, चाहे मैं जा पाऊं या ना पाऊं, जा पाऊं, मेरी आत्मा जा पाए या ना जा पाए, या कोई भी ना जा पाए, बट फिर भी फाइनल से इनिशियल को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, अब चाहे वो पहाड़ को चीरती हुई जाए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये ग्रीन कलर चाहे बेशक से आप बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे सीधे गए यहाँ पे और इधर आए, दैट विल ऑलवेज बी डिस्टेंस, डिस्टेंस। हमेशा डिस्टेंस होगा, और जो सीधी रेखा ज्वाइन करेगी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं वापस, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं इनिशियल फाइनल के बीच में, ये सब पढ़ लेंगे अभी, इस पे समय व्यर्थ नहीं करते। और देखो इधर आपको दिख रहा होगा कि ये जीरो डिस्टेंस, जीरो था, फिर 1 2 3 4 5 हुआ, वापिस आया तो भी डिस्टेंस काउंट हो रहा है, बट स्टिल अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट से चल के यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि उसने स्टार्ट जहां से किया था वहीं पे उसने फिनिश कर दिया चल चल के, बट जितना वो घूम के आया, 6 मीटर गया राइट साइड में, फिर 6 वापस आया, तो डिस्टेंस की वैल्यू जो थी मेरी वो हो जाएगी 12 मीटर, ठीक है। तो बस इसमें ज्यादा है नहीं, यही है सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब देखो बेटा, ये वेक्टर की टर्म्स में लिखोगे तो देखो क्या होगा, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड, जैसे आपने बताया था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड, है ना। एक बॉल थी, पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, एक बॉल पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, आगे जाके पॉइंट बी तक गई, पॉइंट बी से वापस आ रही है फिर, ठीक है, कहाँ तक, पॉइंट सी तक, तो फाइनल पोजीशन इस बॉल का ये है, ठीक, दिस इज द फाइनल पोजीशन। अब बताओ डिस्टेंस को अगर मैं लिखूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए बी क्या होगा, पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक जाने वाला एक वेक्टर होगा, ठीक, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाली लेंथ, उसको मैं ऐसे लिखूंगा मोड फंक्शन में, तो ये जो दूरी होगी दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी आ गया, ठीक, तो ये लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड। फिर मैं बी से सी आया, तो मैंने बी से फिर स्टार्ट किया अपना मोशन सी की तरफ, तो ये बी टू सी, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वेक्टर बी सी, बी सी वेक्टर की लेंथ, यानी कि पॉइंट बी से सी की दूरी, तो ये बी सी वेक्टर की जो लेंथ है इसको मैं ले लेता हूं, दोनों पे मैग्नीट्यूड फंक्शन यानी कि मोड फंक्शन लगा हुआ है, दिस मींस इट इज ओनली कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो वेक्टर नहीं है ना ये, तो इसीलिए ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हमेशा मोड फंक्शन लगा के लिखेंगे इसको, तो डिस्टेंस कवर्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज द टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल दूरी जो मैं चल के आया, या फिर जो बॉल ने टोटल डिस्टेंस या टोटल दूरी कवर करी, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस, जितनी लेंथ वो गया और जितनी लेंथ में वो वापस आया सबको जोड़ लो, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में करना है सिंपली वेक्टर्स को ऐड कर दो, वेक्टर ए बी क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए
टू वेक्टर, टू पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो पॉइंट बी इधर था, पॉइंट ए था, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा भाई, दिस ये ब्लू एरो है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, और ये क्या है, वेक्टर ए बी। ठीक, इसके बाद बी टू सी, बी से सी का एक पोजीशन वेक्टर होगा, दैट विल बी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। तो बी से सी तक का पोजीशन वेक्टर ये होगा, सी तक आ गए पॉइंट बी से सी, तो ये दोनों वेक्टर आ गए। अब मैं क्या करूंगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम मैं करने चलूं तो मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, या फिर ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन पे भी एडिशन कर सकते हो। जो थर्ड वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में ऐड करेगा, तो थर्ड वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में, पहले देखो मैं कहां से स्टार्ट किया, मैं पॉइंट ए से गया बी की तरफ, फिर बी से आया सी की तरफ। अब मैं अपोजिट ऑर्डर में, यानी मैं ऐसे जाऊं तो मैं इस वेक्टर को कंप्लीट कर पाऊंगा। चलो ऐसे बना लेता हूँ एक वेक्टर, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक आ गया, ठीक है। तो हेड इसका राइट साइड में पॉइंट सी की तरफ और टेल पॉइंट ए की तरफ है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज वेक्टर ए सी, यानी ए से चलकर सी तक जाने वाला वेक्टर। तो दैट इज नथिंग बट पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर ए सी। इन दोनों का वेक्टर सम भी यही है ना, रिजल्टेंट। तो ये होगा क्या, दिस विल बी डिस्क्राइबिंग माय डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों बातें याद रखो कि वेक्टर होगा और कौन सा होगा, जो उस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा। जैसे ये तो स्ट्रेट लाइन में था मोशन, इसलिए क्योंकि मोशन 1D पढ़ रहे हैं, 2D करेंगे तो ये वही ट्रायंगल वाली बात आ जाएगी कि पॉइंट ए से बी गया, बी से सी गया, तो सी से डी ये वाला वेक्टर जो है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, और यही क्या है, दैट विल बी गिविंग मी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब समझ आ गया होगा सबको। इसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर देख लिया था कि आर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सेम ही स्लाइड है, आई कैप जे कैप एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। समय व्यर्थ नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सेम स्लाइड ऐड की गई है कि एस इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट P2 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P1। तो उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, फाइनल वाले में से इनिशियल माइनस करो और आई कैप जे कैप के कैप लगाते चले जाओ। जो जो कंपोनेंट है, एक्स के साथ आई कैप आएगा, वाई के साथ जे कैप एंड जेड के साथ के कैप। ठीक है यार, इतना डिले क्यों चल रहा है, तुम लोग समझ कैसे पा रहे हो? एक सेकंड, कुछ तो इशू है आज, गूगल में इशू है भाई, मेरी साइड से इशू नहीं है। मेरी साइड से कोई इशू नहीं है जहां तक मुझे लगता है। लेट अस ट्राई, एक बार ट्राई कर लेते हैं। आज गूगल मीट ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। सर उसको आपकी तरह ठंड लग रही है ना? हाँ, मैं चद्दर ओढ़ के बैठा हूँ, देखो आज नोटिस किया तुमने। मेरा छुट्टी करने का मन था, फिर मैंने सोचा छोड़ो, क्या ही छुट्टी करेंगे, सिलेबस छूट जाए। सर बीमार हो गए हो क्या? हाँ, और क्या, मेरी आवाज खराब हो रखी है। जुकाम भी है? सब बेकार हाल है भाई। भी हो गया है। मेरे को ये जो 2 महीने है ना, इतना परेशान करते हैं, दिसंबर और जनवरी। सर मेरे को भी नहीं है पसंद, मेरे को तो गर्मी है पसंद। गर्मी में कितना ही मर्जी कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती, बस ठंड में ना जान निकाल देती है ठंड। यार मुझे लग रहा है अभी इंटरनेट का ही दिक्कत है, रुको मैं राउटर से जोड़ता हूँ इसको। मैं देख रहा था दूसरी क्लासेस में बड़े बंदे तुम शरारत करते हो, मैं एक दिन रिकॉर्डिंग देख रहा था दूसरी क्लास की, तो मैं कहा ठीक है यार, मैं तो बातें करता नहीं बच्चों से इतनी, लेकिन ये बड़े शरारती बच्चे। तुम में एक लड़का भी है ना, कौन है, ऋतिक ऋतिक करके है, यस सर। ऋतिक इसी में है ना। यस सर। यस सर। हाँ, मेरे को देखा था मैंने, अवंतिका, ऋतिक और एक बच्ची और थी शायद, इशिता थी, इनकी लड़ाई हो रही थी उसमें। इक्षिता। हाँ, इशिता। ठीक है, लड़ाई कर रहे थे। हाँ मतलब बातें कर रहे थे, लड़ाई हाँ क्या होती है, लड़ाई नहीं होती है। हाँ अब चलेगा। तो सबकी गुड आएगा। इवनिंग सर, आपकी गुड इवनिंग वही सुनता है। हाँ वही बात है ना। ये क्या हो गया भाई, अभी भी नहीं चल रहा, देखो मतलब बेकार है। देखो स्पीड तो अच्छी है, पर पता नहीं क्यों रो पीट रहा है भाई, ये छोड़ो। तो पोजीशन वेक्टर देख लिया था, फिर हम देख रहे थे क्या, दिखा दे भाई क्या देख रहे थे, फिर हम देख रहे थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट P2 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P1।
कुछ और सॉल्यूशन करना पड़ेगा यार, मजा नहीं आ रहा डेली। एक बार भी डिस्टरबेंस हो जाए तो फिर मजा आएगा नहीं। सर पूरा स्विच ऑफ मार के करो ऑन। ना 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 ना, इतना मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं कैसे न कैसे चला लूंगा इसको। अच्छा पता है तुम्हें, मेरे को हैकिंग वैकिंग भी करने का शौक था पहले, अब छोड़ दिया सब। क्यों सर? तो मैं कर लेता हूँ वैसे, मैं इसको खोल मारूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको ही हैक कर दो। ये एप्पल का है भाई, ये हैक होना थोड़ा सा टफ है। तो ये मैं इसीलिए तो मैं इसको गालियां देता हूँ, कौन बोलता है यार एप्पल सही चलता है, सब बकवास है, मेरा फोन तो फिर मैं भी नहीं ठीक। बोल रही, मेरे को पसंद ही नहीं है एप्पल कंपनी। हाँ, तो ये आईफोन है, ये तो फिर भी ठीक ठाक चल जाता है, वो दिक्कत नहीं करता, पर ये पैड तो भाई मेरे को दुखी कर रहा है बहुत ज्यादा। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, थोड़ी अपनी स्किल्स दिखा दूँ तुम्हें। ये फोन दिख रहा है, इसको मैं यूज कर रहा यस था, सर। फिर मैंने इसको सर खोल लिया कि इसको रिपेयर करते हैं। एक ये रखा हुआ है, एक दूसरा दिखा देता हूँ, एक ये रखा हुआ है। तो ऐसे ही है सर भाई। इसके तो पुर्जे लग गए, क्या हुआ? पुर्जे लग गए इसके तो। चल रहा है, ऑन है वो अभी। उसकी डिस्प्ले तोड़ दी थी मैंने, ये ऑन है। एक ये देखिए आईपैड, ये भी सही किया था मैंने, ये दूसरा है। तो इसको यूज नहीं करता मैं अभी, देखेंगे इसका क्या करना है। सर एक और सर नई इसको दे दे दो। दो। क्या? किसको दे दूं? मुझे। ऋतिक को चाहिए, ऋतिक को चाहिए। ठीक है। मैंने ये किसी उससे लिया था, मतलब नया नहीं लिया था वो वाला, ये तो नया लिया था जो अभी यूज कर रहा हूँ। आ गया भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पॉइंट P2 की वो दिखा रहा है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P1। ये हम वेक्टर्स में डिफाइन कर चुके, बस ये ध्यान रखो कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बस इतना रखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है क्वेश्चन। कर लो भाई इसको एक बार ट्राई कर लो, वैसे तो इसका सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, बट एक बार ट्राई कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। 1 मिनट के लिए सब लोग इसको एक मिनट का समय देंगे अपना। सब ट्राई करो भाई, है ना। 46 स्टूडेंट है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है। 10-12 बच्चे एटलीस्ट कर पाए, 15 बच्चे करें तो बहुत अच्छा। सर लेफ्ट साइड से सर थोड़ा सा नहीं दिख रहा। वो तो सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन तो दिख रहा है। सर नहीं सर पूरा नहीं है। ओए ये क्वेश्चन अधूरा है क्या? एक सेकंड, ए बॉय स्टार्ट्स, नहीं सही तो है। लो एक काम और करता हूँ यार, मैं किसी एंड्रॉइड डिवाइस से भी ज्वाइन करके देखता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे पूरे डिस्प्ले पे नहीं आती ना ये वीडियो जो मैं शेयर कर रहा हूँ। साइड में, सर अभी तो आ रही है। नहीं साइड में ब्लैक बार्स आते हैं क्या साइड में? हाँ जी। जैसे ये, हाँ सर। जैसे ये डिस्प्ले आपकी है तो इसमें साइड में कुछ इधर से खाली ब्लैक आ रहा हो और इधर से आ रहा हो, और बीच यस में आ रही सर। हो वीडियो। यस सर। ओके ठीक है, फिर तो इशू है भाई, फिर कुछ करना पड़ेगा इसका। ये इसलिए होता है क्योंकि जिस डिवाइस से मैं यूज कर रहा हूँ इसका एस्पेक्ट रेशो अलग है ना। जो फोन होते हैं उनका जिनका जैसा एस्पेक्ट रेशो होगा उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहेगा वो। आज मैं बिल्कुल देसी बना हुआ हूँ एकदम, ओढ़ के, कोई शर्म नहीं कुछ नहीं। ठंड है तो है, क्यों, सही बात है ना। यस सर, ठंड से बचे तभी तो यस पढ़ाएंगे। सर। तो और क्या। सर हम भी आते ही है बैठे। हाँ तुम्हारा वेब कैम मैंने किसी दिन भी ऑन नहीं करा है, एक दिन मिलेंगे सबसे, सबको वीडियो ऑन करा के बात करेंगे थोड़ी देर। सर नहीं सर बता देना पहले से ना ग्रुप में ऐसे शेड्यूल पहले बता देना। सर यस मेरे सर क्यों सबको करना होगा इन्होंने। ड्राइंग क्लास। मेकअप नहीं करना होगा, मतलब बड़ा कुछ होता है सेटलमेंट वगैरह। ठीक है। मैं तो आज नहाया भी नहीं हूँ यार, तुम लोग बोल रहे मेकअप करना है। सर मैंने नहीं बोला, ये बोल रहे हैं। फिर भी मतलब थोड़ी देर पहले बताने का मतलब तो वही समझा जाएगा ना कि सर हम नहा धो के आएंगे, मुंह धो के आएंगे। नहीं हम कैमरा एडजस्ट करेंगे ना। ओके ओके ठीक है। चलो स्टार्ट ओके करें सर। इसको। हो गया, किसी का हुआ? सब लोग बातों में हो गए होंगे।
ये कर लेते हैं, फिर स्पीड और वेलोसिटी और देख लेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का टॉपिक है, फिर आएगी इक्वेशंस। वो तो यार बड़ा स्लो चल रहा है लेकिन हमारा सिलेबस। वी हैव टू फिनिश इट इन 59 स्लाइड्स एंड कहाँ पे पहुंचे हम? हाँ सही है, हो जाएगा। सर डिस्टेंस तो निकल गया। और भी निकालो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो। सॉल्यूशन तो दिख ही रहा है सब लोग, क्या वेक्टर एडिशन करना है? वेक्टर एडिशन तो अभी करते आए थे हम लोग। कुछ बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की, मैं यहाँ बैठा बैठा देखता रहता हूँ कि दिस स्टूडेंट डिस्कनेक्टेड, दिस स्टूडेंट डिस्कनेक्टेड। सर डिस्प्लेसमेंट का नहीं समझ आया। अभी समझाऊंगा बेटा मैं, अभी समझाया कहाँ है? सर डिस्प्लेसमेंट बता दो। हो गया ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की फीलिंग तो सबको है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब आपको अगर पोजीशन वेक्टर समझ आया होता तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल आती। कोई बात नहीं, अब दोबारा से बताएंगे, लेकिन ध्यान से सुनो सब। A boy starts from his home and walks for 500 kilometers due south. Due south का मतलब है कि साउथ की तरफ। देखो जब मैं आपको वेक्टर्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अनलेस देयर इज गिवन, कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, तो हम ये वाला ले सकते हैं कि नॉर्थ ऊपर होगा, उसके अपोजिट साउथ, फिर ईस्ट और फिर वेस्ट। ठीक है, इस हिसाब से ले लो। तो अब बात कह रहा है कि बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 500 मीटर ड्यू साउथ, साउथ की तरफ 500 मीटर वो चलता है। ठीक है, तो पॉइंट एस से मान लो उसने स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया भाई? कहाँ है, कहाँ है? हाँ, पॉइंट एच से स्टार्ट किया, होम को उसने पॉइंट एच ले लिया, होम इज दिस। तो यहां से स्टार्ट करके वो 500 मीटर चला कहाँ पे? साउथ में। साउथ नीचे की तरफ चला। ठीक है, इधर आया नीचे। ये क्या है? 500 मीटर की दूरी है, यानी कि ये जो वेक्टर मैंने ब्लू कलर का बनाया, इसका लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ इज 500 500। मीटर। 500 मीटर, इस वेक्टर की लेंथ है 500 मीटर। 500 मीटर। ठीक, अब उसके बाद क्या करता है? 400 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 200 मीटर ड्यू नॉर्थ टू रीच हिज स्कूल। फिर वेस्ट की तरफ मुड़ के कितना चला? 400 मीटर। तो वेस्ट की तरफ मोड़ो उसको, वेस्ट किधर है भाई? लेफ्ट साइड में। उसको मोड़ दिया वेस्ट की तरफ। अब ये वेस्ट की तरफ मुड़ने के बाद 400 मीटर फिर से चला। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? 400 मीटर है। फिर चलता है 200 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहां आके इस पॉइंट के बाद 200 मीटर नॉर्थ की तरफ, यानी कि वापस नॉर्थ की साइड चला। ठीक, तो ये इसने टोटल मोशन किया। 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड करके लिख दिया है क्वेश्चन में। पहला 500 मीटर ड्यू साउथ, यानी कि 500 मीटर नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। देन उसके बाद राइट टर्न लेता है उस पॉइंट पे, और फिर वेस्ट की तरफ 400 मीटर चलता है। फिर फाइनली वहां पॉइंट पे पहुंचता है। देन उसके बाद फिर से एक राइट टर्न लेता है, फिर 200 मीटर चलता है टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन की, नॉर्थ की तरफ। अब ये पॉइंट एस पे आ गया। पॉइंट एस इज स्कूल ऑफ दैट चाइल्ड। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। डिस्टेंस तो वो हो गया जो उसने एक्चुअल दूरी तय करी, जितना वो एक्चुअल में चला। वो क्या हुआ? 500 मीटर चला, फिर 400 मीटर चला, फिर 200 मीटर चला। तो तीनों को आप ऐड कर लोगे तो दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। 500 मीटर है, 400 जोड़ो, देन 200 जोड़ लो, तो दिस विल बी कितना आएगा भाई? 1100। 1100 मीटर। तो ये तो सबको समझ आ गया होगा कि इट इज द समेशन ऑफ ऑल द 3 डिस्टेंसेस। तो वो क्या हुआ? 1100 मीटर। तो डिस्टेंस तो सीधी सीधी बात है कि जितना वो एक्चुअल में चला उसको जोड़ लो, वही हो गया उसका डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन उसकी क्या है? स्कूल। फाइनली वो जाके कहाँ पहुंच गया बेटा? स्कूल में पहुंच गया ना अपने। तो स्कूल इज फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन क्या थी? घर पे था। तो घर से स्कूल को ज्वाइन करने वाला एक पोजीशन वेक्टर लो, और उस पोजीशन वेक्टर की ही लेंथ क्या होगी? दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो होम से स्कूल को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये फाइनल पोजीशन स्कूल है और इनिशियल पोजीशन होम है।
तो दैट इज ये वाला एस नेट बोल दिया इसने यहाँ पे, बट कुछ भी बोल सकते हो आप। तो एच को एस से ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर जिसका हेड एच की तरफ है, दिख रहा है एरो हेड ब्लू कलर में, और ये टेल उसका होम की तरफ है, तो ये जो वेक्टर है ये बोलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होके वो कहाँ गया, होम से गया स्कूल की तरफ, तो दैट वेक्टर इज गिविंग मी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। अब ये वेक्टर है, अब मुझे इस वेक्टर की अगर लेंथ मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, और अगर पूरा मिल जाए आई कैप जे कैप के कैप के साथ, तो फिर वो मुझे मिल जाएगा कि क्या मिलेगा, कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट में मैंने किया एस नेट इज द जो वेक्टर आया, तो उसको उसका आंसर क्या होगा, देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो या पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में क्या था कि जिस ऑर्डर में आप चल रहे हो, एस आपने S2 कवर किया, फिर S3 किया और इधर S1 किया, तो जो जिस ऑर्डर में आप चल रहे हो उस ऑर्डर से विपरीत दिशा में अगर आप क्लोज करते हो पॉलीगन को, यानी कि एस नेट ने अपोजिट डायरेक्शन में किया ना, इनिशियली वी वर मूविंग इन ऐसे तरीके से आ रहे थे, और एस नेट क्या है इसके जस्ट अपोजिट, इधर ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग एस नेट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द थ्री वेक्टर्स। तो इस हिसाब से क्या करो, आप तीनों वेक्टर को ऐड कर दो और जो उनका रिजल्टेंट आएगा वही मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी ये ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में यही होगा, टेक द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स और वही उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी। S1 S2 S3 तीनों को ऐड कर दो। तो अब देखो अब इन्होंने अच्छा ये वैल्यू क्या ली ये समझ नहीं आई आपको, एस नेट क्या लिया, ठीक है ओके। हाँ, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में इन्होंने ले लिया है, तो आई कैप मान लो अगर आप इसके हिसाब से एक्स और वाई एक्सिस मान लो, क्योंकि मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो यहाँ मैं बोल देता हूँ इट इज आई कैप, क्यों, एक्स डायरेक्शन में, और ऊपर से ये जो वर्टिकल है ये जे कैप बोल दिया। तो पहला जो मोशन था 500 मीटर किधर गया, 500 मीटर गया नेगेटिव जे की डायरेक्शन में, ये माइनस जे होगा ना इसकी तरफ, इससे नीचे अपोजिट माइनस वाई एक्सिस पे, और ये होगा माइनस आई कैप। तो पहला जो स्टार्ट करके वो 500 मीटर स्कूल से 500 मीटर चला, ये वाली दूरी, ये क्या हुई, दैट विल बी इन माइनस जे कैप डायरेक्शन, और कितना 500 मीटर, तो मैं फर्स्ट उसको क्या लिखूंगा, माइनस 500 जे कैप। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, माइनस आई कैप की कितना 400 मीटर, तो ऐड कर रहा हूं उसमें माइनस 400 आई कैप। फिर उसके बाद पॉजिटिव जे एक्सिस में गया कितना 200 मीटर, तो उसके अंदर प्लस 200 जे कैप, ये ऐड कर दूं। अब इसका इनको कैलकुलेट कर लो, वो मेरा क्या आएगा, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या हुआ बेटा, 500 जे कैप प्लस 200 जे कैप, तो कितना हुआ माइनस 300, माइनस का 500 था और प्लस का 200 था, माइनस 300 जे कैप एंड माइनस 400 आई कैप। तो ये मेरा आ गया फाइनल एस नेट वेक्टर जो था, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो आया, आई को पहले लिख दिया इधर से माइनस 400 जे आई कैप और माइनस 300 जे कैप, ये वेक्टर आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकाल लो तो वो मेरी क्या हुई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे कि करस्पॉन्डिंग जो आपके कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर लो और अंडर रूट कर दो। तो पहला ले लिया इसने 300 का स्क्वायर और 400 का, इन दोनों को स्क्वायर करके और सम को अंडर रूट कर दिया, तो दैट विल बी 500 मीटर। अब ये 500 मीटर क्या है, ये मेरा एस नेट की मैग्नीट्यूड है, यानी जो मैं ये दूरी निकालना चाह रहा था ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, यही है 500 मीटर। तो उसका स्कूल से घर की जो दूरी है ना, अगर उसको बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो दैट इज नथिंग बट 500 मीटर। तो यही इस एस नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और वही उसके स्कूल से घर की दूरी है, दैट इज 500 मीटर। ठीक है, अब टेंजेंट थीटा निकालते थे, टेन थीटा क्या था, स्लोप, देखो स्लोप ऑफ दिस वेक्टर ये निकालना है आपको, ये तो ये स्लोप निकालते टाइम क्या करोगे, ये वाली दूरी ले लो भाई, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है, डिवाइड कर दो इसको ये वर्टिकल के अलोंग, तो ये क्या था 400 और बच गया वो कितना 300, 400 बाई 300। या फिर इधर से नहीं कर रहे तो आपने वेक्टर ऑलरेडी निकाल ही रखा है, तो आर एक्स बाई आर वाई था, यानी एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट कितना, सॉरी वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स, स्लोप क्या था, स्लोप ये था, तो वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट यहाँ पे मेरा आया है जो आई इसके साथ है वाई डायरेक्शन में, किधर है,
कुछ गलत बता दिया क्या यार मैंने? सेटिंग बैठ नहीं रही, इधर देखो, इसको घुमा नहीं सकते। 53 डिग्री दिख रहा है सबको? यस जो सर। एंगल बना रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट Yes, वेक्टर एंगल बना रहा है, उसमें 53 दिख रहा है। अब इस 53 डिग्री को मुझे निकालना है, क्यों? क्योंकि मेरा इनिशियल जो वेक्टर था, इनिशियल वेक्टर के हिसाब से टेंजेंट देखते थे ना भाई, मैं जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ, वेक्टर ए अगर ये है तो इसके हिसाब से वेक्टर देखूंगा। तो 53 डिग्री जो एंगल निकाला है, ये निकाला गया है, कैसे निकलेगा? जो स्टार्टिंग वाला वेक्टर था उसके हिसाब से मैं एंगल देख रहा हूँ, तो आप इसको उसके हिसाब से ही देख लो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में देखोगे तो कंफ्यूजन आएगा। ये इनिशियल वेक्टर था, इसके साथ इसने एंगल बनाया 50 डिग्री। अब मुझे पता है स्लोप, स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है? कल भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि जो एंगल सामने वाला जो होता एंगल है। के जस्ट सामने वाला होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट को बोलते हैं बेस। तो मुझे पता है कि स्लोप होता है m, वो होता है टेंजेंट थीटा, दैट इज आल्सो p/b। तो परपेंडिकुलर मुझे देखना है, परपेंडिकुलर कितने लेंथ है? परपेंडिकुलर का लेंथ है 400, और बेस का लेंथ क्या है? बेस सिर्फ यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि हम ट्राइंगल तो ये वाला कंसिडर कर रहे हैं बेटा, ये जो शेड कर रहा हूँ बस इस वाले ट्राइंगल को खाली कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें बेस क्या है? इसमें बेस सिर्फ इतनी दूरी है, एच से लेके यहाँ तक की, ये वाली दूरी। तो ये दूरी की लेंथ कितनी आई भाई? टोटल था 500, उसमें से 200 माइनस कर दो तो 300। तो ये वाला 300 है और ये वाला है मेरा 400। तो आप इस हिसाब से टेंजेंट थीटा निकाल सकते हो 400/300, ठीक है। r/r(x) के कंपोनेंट में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 4/3 कर पाओगे? आपको ना हमेशा अलग अलग पोजीशन बैठना पड़ेगा। इस पोजीशन पे बैठोगे तो आपको, जैसे ये वाले पॉइंट पे बैठोगे और फिर देखोगे रेड कलर का डॉट जो मैं बना रहा हूँ, इस पॉइंट पे आप बैठो और फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में क्या कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो टेंजेंट थीटा मुझे ये स्लोप निकालना था, तो मैंने उस हिसाब से देख लिया कि परपेंडिकुलर के हिसाब से ये है, बेस ये है, ठीक है। ये आपको वेरिएशन रखना पड़ेगा, P इज द परपेंडिकुलर और B इज द बेस। तो ये आप देख के फिर करोगे, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आ जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता पड़ा कि डिस्प्लेसमेंट इज -400 आई कैप -300 जे कैप। ये दिख भी रहा है, -400 आई कैप एंड -300 जे कैप दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक्स एक्सिस में गया -400 दिख रहा है भाई, ये वाली जो दूरी थी। अब एक बार मिटा के बता देता हूँ फाइनल आंसर्स कैसे आए। शुरू जहां से किया, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, फाइनल पॉइंट तक, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है उसमें क्या नजर आ रहा है मुझे कि मैं गया एक्स एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस में कितना? माइनस की तरफ 400 मीटर। तो गया हूं ना भाई, होम से माइनस की तरफ 400 मीटर गया, माइनस एक्स की तरफ, बिल्कुल गया। तो इसीलिए मेरा -400 आई कैप आया। फिर -300 जे कैप, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में 300, यानी कि ये 300 नेगेटिव वाई में गया, तो फिर मेरा -300 जे कैप आया। तो यही मेरा क्या हुआ, होम से चलकर स्कूल तक जाने का तरीका। होम से पहले एक्स एक्सिस में जाओ, -400 आई कैप एंड देन -300 जे कैप। तो ये दोनों स्टेप आप लोगे तो आप होम से स्कूल की तरफ पहुंच जाओगे, और वही मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्टेंस आप लोगों को पता ही था कि जस्ट ऐड कर दो, जितना मैं चला हूँ वो डिस्टेंस है। एंगल निकालने के लिए आप टेंजेंट थीटा निकाल लो, जिस भी ट्राइंगल में इन्वॉल्वमेंट है ना उसके हिसाब से एंगल निकाल लो। और थीटा क्या था? थीटा वाज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये ग्रीन कलर से बना रहा हूँ अभी। रिजल्टेंट वेक्टर जो ये है, इसका एंगल किससे? इनिशियल वेक्टर, या फिर जिस वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उनमें पहला वेक्टर, तो वो कौन सा था? ये था। कर पाओगे? यस सर। यस सर। कोई नहीं, छोटे छोटे और क्वेश्चन आएंगे, हो जाएगा। नहीं आएगा तो फिर करा दूंगा मैं। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कुछ कुछ आप बता दो, फिर हम लोग यहाँ खत्म कर देंगे क्लास को। व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी? जो आपको पता है वो बताओ। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सही बात है, और बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। distance traveled by body it पर मतलब सर पर यूनिट टाइम, एंड सर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक बात है। और शाह, आप क्या बता रहे थे बेटा? शाह समर। सर यही बता रही थी मैं भी। डिस्टेंस, सर स्पीड कैन नेवर बी स्पीड क्या? स्पीड कैन नेवर बी जीरो सर स्पीड इज और वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और जीरो, और वेलोसिटी इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो।
सही बात है। जीरो तो कोई भी हो सकता है, स्पीड या वेलोसिटी में से दोनों, हमेशा जीरो तो कोई भी हो सकता है, बट स्पीड की वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। स्पीड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो था, जो दूरी चला था भाई, अगर मैंने बोला था, जैसे आपको मैं जब वेक्टर्स या फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा रहा था, तो एक स्टेटमेंट याद करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि -2 मीटर का कपड़ा लेके आओ, ला सकते हो मार्केट से -2 मीटर का? नो सर। नहीं ला नो सकते सर। ना, नहीं ला सकते। बट -2 मीटर आप चल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं -2 मीटर चलने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम अभी चले थे ना यार, x एक्सिस में 400 मीटर चले इस क्वेश्चन में, x एक्सिस की तरफ, तो हम कितना डिस्प्लेस कर गए? -400 आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कैन ऑलवेज बी नेगेटिव वैल्यू, बट डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप थोड़ा भी हिलोगे तो उसको पॉजिटिव वैल्यू ही बोलेंगे, है ना? तो दैट इज, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है और डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा। सिंस स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। अगर आप डिस्टेंस कुछ भी नहीं कवर किया तो जीरो हो गया, और डिस्टेंस थोड़ा बहुत कवर किया तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी मिलती है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। तो इसी हिसाब से वेलोसिटी भी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। ठीक है, और बताओ। सर स्पीड सर डायरेक्शन नहीं बताती, और सर वेलोसिटी डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। सही बात है, वेलोसिटी डायरेक्शन के बारे में भी बताती है और स्पीड नहीं बताती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है। और बताओ। बस इतनी बात है, इससे ज्यादा बात है नहीं इनके बारे में। ठीक है, इसके बारे में फटाफट डिस्कशन कल करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। फिर देख लेते हैं आगे क्या क्या। ये क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कल काफी हो जाएगा ये। चलो अभी के लिए हो गया भाई, जिनको डाउट है वो रुक जाओ, जिनको और बात करनी है कुछ तो रुक जाओ, नहीं तो